मुझे छोड़ दो, মনে मुझे मत मारो। পড়ে मुझे छोड़ दो, मैं तो यहाँ पे गाने के लिए आई हूँ। मैंने क्या কবিতায় छोड़ा है? मुझे छोड़ दो, তোমাকে मैं तो यहाँ पे गाने के लिए आई हूँ। मुझे একদিন छोड़ दो, কত मुझे छोड़ दीजिए করে चैटर्जी बाबू, प्लीज मुझे छोड़ ডেকেছি दीजिए। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए चैटर्जी बाबू, मैंने कुछ नहीं किया। আজও হায় রুবিরা मुझे मत मारो। ডেকে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি। सब बता दूंगी कि तुम लोगों ने क्या किया। पुलिस को सब बता दूंगी। पुलिस को सब बता दूंगी कि तुम लोगों ने क्या किया है मेरे साथ। मैं किसी नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देबोलिना भट्टाचार्य जी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस YouTube चैनल में जिसका नाम है भूत की सच्ची कहानी। आज की कहानी को भेजा है मंदिरा दास ने और वो लिखती है कि ये कहानी उनके साथ ही घटी थी। जी हाँ, जब वो कॉलेज में थी कोलकाता के, तब वो जिस घर में रहती थी रेंट में, ये उसी घर की कहानी। कहा जाता था कि उस घर में पहले ऐसे कई सारे टेनेंट रहने को आए थे, पर कोई भी वहाँ पे शांति से रह नहीं पाए। मंदिरा जी भी उनमें से एक ही थी, पर उन्होंने अंत तक ये ढूंढ ही निकाला कि आखिर वो कौन है जो उन सब टेनेंट्स को उस घर से भगा देती थी। उस लड़की का नाम मंदिरा जी ने रूबी राय बताया है। उसे गाने का पहले बहुत शौक था और वो कोलकाता में गाने की ऑडिशन के लिए आई थी। कहा जाता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़े पंडित जी रहा करते थे जिनके पास उसे गाना सीखना था, पर कुछ हादसा होने के कारण वो उनसे गाना कभी सीख नहीं पाई। आइए इस कहानी में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण रूबी राय को आज ये सब झेलना पड़ा। बात 1999 की है, जब मंदिरा जी कॉलेज में पढ़ने के लिए कोलकाता चली गई थी, भुवनेश्वर छोड़कर। उन्हें बहुत पसंद था कोलकाता, वहाँ के लोग। तुमी केमन आछो, ये सुनना, आमी तुम्हाके भालोबाशी, ये सब उन्हें बहुत पसंद था। जब कोई बांग्ला बोलता था उनके सामने, उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उनके हिसाब से ये भाषा सबसे सुंदर, कोमल और मिठास भरा हुआ भाषा था। खैर, इन सब के कारण वो कोलकाता में एडमिशन लेने के लिए तैयार थी और उनका परसेंटेज भी बहुत अच्छा था। पर जब वो उस घर में गई रेंट के लिए, तब से मानो उन्हें ये घर कभी पसंद नहीं आया। पर तब अकेली लड़की को ऐसे घर में रखना लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उनके पास कुछ खास ऑप्शंस भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जैसे भी हो इस घर में रह जाएंगे। पहले के 1-2 हफ्ते तो ठीक थे, इसके बाद उनका कॉलेज और पूरे दिन का काम और फिर थकान, रात को सोना, सब कुछ मानो एकदम प्लान्ड और शेड्यूल्ड था। कुछ भी इधर से उधर नहीं हो पा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम्स शुरू हुई जब उन्हें अपने घर वापस जाना था। उस रात से उन्हें कुछ एहसास होने लगा। ऐसा लगता था कि कोई उनके पीछे है या फिर कोई उन्हें सोता हुआ देख रहा है। पहले तो उन्हें लगा कि ये सब ऐसे ही होगा क्योंकि उन्हें बहुत एक्साइटमेंट है, आखिर वो पूरे 7 महीनों के बाद अपने घर वापस जा रही है भुवनेश्वर। वो रात तो बीत गई, वो घर चली गई। भुवनेश्वर में उन्हें बहुत मज़ा आया, पर उन्हें ये भी चिंता थी कि कॉलेज आना है, कॉलेज के बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं जो ख़त्म करना है। लेकिन इस बार उन्हें अपने ही रूम में आने में बहुत डर लग रहा था। और वो रूम कोई छोटा मोटा रूम नहीं था। ऐसे तो था सिर्फ एक ही कमरा, मगर मानो 4-5 कमरे एक ही साथ में किसी ने डाल दिए हो। बहुत ज़्यादा जगह था उस रूम के अंदर।
खैर मंदिरा जी को तो इतना ज़्यादा जगह चाहिए नहीं था, इसीलिए उन्होंने कुछ सोचा कि आज वो कॉलेज जाएंगी और उनकी जो कॉलेज की दोस्त है रितु प्रिया, उससे कहेंगी कि अगर उसे अपना हॉस्टल छोड़कर रूम शेयर करना है तो वो मंदिरा जी के साथ रह सकती है। ये उनका प्लान था। लेकिन जब वो रितु को जाके कॉलेज में ये सब बोली कि अगर तुम्हें अपना हॉस्टल छोड़ना है और अगर तुम्हें रेंट में रहना है तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, पहले रितु राज़ी हो गई। लेकिन जिस दिन रितु को शिफ्ट होना था उसी दिन सुबह रितु ने फ़ोन करके मंदिरा जी को ये बताया कि उसे उस घर में शिफ्ट नहीं होना है। पहले तो मंदिरा जी को बहुत गुस्सा आया। इसके बाद मंदिरा जी ने रितु से पूछा कि आखिर क्या वजह है। पहले तो रितु को बताना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर मंदिरा जी के रिपीटेडली पूछने के बाद उसने बता ही दिया कि ये घर दोषित है। मंदिरा जी कुछ कंफ्यूज्ड हो गए। दोषित है मतलब? इतने दिनों तक मंदिरा जी को कुछ खास एहसास नहीं हुआ इस घर के बारे में, लेकिन उन्हें ये हमेशा लगता था कि कोई तो है जो उन्हें घूरता रहता है, जो उनका सामान इधर से उधर करता है। स्पेशली उनकी जो वो छोटी वाली क्या कहते हैं उसे, सितार, वो हमेशा मिसप्लेस्ड हो जाती थी। जब वो उसे बिस्तर में रख के जाती थी तो उनको वो अपने सोफ़ा सेट में मिलता था। फिर उन्हें लगता था कि शायद ये सब कुछ वो भूल के कर रही होगी, लेकिन कुछ तो था उस घर में। जब मंदिरा जी को ये पता चला तो वो जाके अपने घर के लैंडलॉर्ड से ये बात पूछने चली गई कि मैंने सुना है कि ये घर दोषित है। इस पर लैंडलॉर्ड ने कहा कि अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ बात नहीं है, हमारे यहाँ पे तो कितने सारे टेनेंट्स रह के गए हैं। मंदिरा जी बहुत कंफ्यूज थी। तब फ़ोन का ज़माना तो था नहीं कुछ खास जैसे कि आजकल है, तो उन्होंने मन ही मन घर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन रात को तो हद हो गई जब उन्होंने किसी को गाते हुए सुना। वो कोई बंगाली गाना था, कुछ रूबी राय मोने पोरे, कुछ ऐसा था शायद। फिर मंदिरा जी ने सोचा कि अरे ये सब कॉलेज का असर है। वो दिन भर वो राहुल चैटर्जी, वो लड़का बड़ा बदतमीज़ है, वो दिन भर कुछ ना कुछ गाते रहता है और हमेशा मंदिरा जी को परेशान करते रहता है। शायद ये सब के कारण ही उनको ये सब सोच चिंताएं घेर रही होंगी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई गाना और भूत गाना गाते हैं क्या, ये सब मंदिरा जी ने सोचा। लेकिन ये गाना जो था इसका सिलसिला अब बढ़ने लगा। एक हफ्ते के बाद जब मंदिरा जी कुछ देर से लौटी अपने रूम में, तब उन्होंने देखा कि उनकी सितार की जितनी भी स्ट्रिंग्स थी सब खुले हुए थे और सितार को मानो किसी ने खरोच के पूरा खराब कर दिया हो। उन्हें ये नज़ारा देख के बहुत डर लगा। उन्होंने सोचा कि अब ये हद हो गई, उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। वो दौड़ के रितु के हॉस्टल चली गई। फिर रितु को ये सब कुछ जब बताया, रितु ने तब कहा कि उसने सुना कि उसकी एक सीनियर थी जो अब फ़िलहाल छुट्टी पर है। उस सीनियर ने कहा कि इस रूम में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था रूबी राय। लोग उसके कारण शायद बहुत सारे टेनेंट्स ये वाला घर छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ बुरा हमेशा होता था। किसी लोगों ने तो इतना भी बताया था कि उनके गर्दन में, फिर शरीर के बहुत सारे ऐसे हिस्सों में खरोचने की ऐसे निशान बन चुके थे। और ये सब सुन के मंदिरा जी को बहुत डर लगा। उस दिन तो जैसे तैसे करके वो रितु के साथ उसके हॉस्टल में सो गई, पर फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे आखिर कितना दिन तक चलेगा। जिस दिन उन्होंने घर ढूंढना शुरू किया, उसी दिन से
ये सब हरकतें उनके रूम में और ज़्यादा बढ़ गई। ये खरोचना, चीज़ों का टूट जाना, बिस्तर पूरा बिखरा हुआ मिलना, ये सब कुछ नई बात नहीं थी। लेकिन हद तो उस दिन हो गई जिस दिन मंदिरा जी ने फाइनली सोच ही लिया कि आखिर उन्हें घर मिल चुका है और कल ही उन्हें शिफ्ट करना है। जी हाँ, उतने दिनों से वो उसी घर में मतलब अपना सब कुछ जमा के बैठी थी और उन्हें डर लग रहा था, पर कुछ ऑप्शन नहीं था उनके पास। उन्होंने मन ही मन में ये सोचा कि आज कुछ भी हो जाए, आखिरी दिन है, जैसे भी हो मैं बिता लूंगी। पर उस रात को किसी ने मानो मंदिरा जी के गले में बहुत जोर का पंजा मारा और उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो चिल्लाना चाह रही थी कि बचाओ बचाओ करके, लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकली। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि काले काले रंग का बहुत बड़ी बड़ी आंखों वाला कोई इंसानों जैसा शरीर में एक दरिंदे जैसा कुछ हो जो उनके चेस्ट के ऊपर बैठा हुआ है और उनके गले को दोनों हाथों से दबोच रहा है। उन्हें ये देख के बहुत डर लगा और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर से अब की तब जान जाने ही वाली है। कि तभी उन्होंने हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जितना भी आवाज उनके मुंह से निकला उतना ही काफी था उस दरिंदे को भगाने के लिए। जब वो दरिंदा मंदिरा जी को छोड़कर उठ चला गया तब उन्होंने जोर जोर की सांस ली और फिर उन्होंने सोचा कि अब इस रूम में नहीं रहा जा सकता। उन्होंने तो ये डिसाइड कर लिया था कि वो तभी उस रूम को छोड़कर चली जाएंगी, पर वो इतनी रात को जाएंगी कहाँ? अब तो बस रात के 3:15 ही हुए थे और बाहर पूरा काला घना अंधेरा था। मंदिरा जी को बहुत डर लगा। उन्होंने सोचा कि वो अपने लैंडलॉर्ड के घर जाके मिस्टर चैटर्जी को सब कुछ बताएगी कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है इस रूम में। जब उन्होंने ये सोचा कि वो बता देंगी और वो निकलने लगी कि दरवाज़ा एकदम जोर से लग गया और उनके आंखों के सामने वही जानवर दरिंदा वापस आ गया। उसकी वो बड़ी बड़ी काली लाल लाल आंखें और मुंह के एक साइड से खून का कतरा बहना, बड़ी बड़ी लंबे लंबे बाल, नुकीले नाखून, ये सब देख के मंदिरा जी वहीं बेहोश पड़ गई और उन्हें कुछ याद नहीं। जब मंदिरा जी ने उस आकृति को पहली बार देखा तो उनके होश उड़ गए। जी हाँ, वही आकृति जो थोड़ी देर पहले उनके सीने के ऊपर बैठकर उनका गला दबाने की भरपूर कोशिश करके उन्हें मारना चाह रही थी, वही दरिंदा अब वापस उन्हीं के सामने है और वो जोर जोर से हंस रही है और वो बोल रही है, कहाँ जाओगी? मुझसे मिलोगी नहीं? जाने से पहले तो मिलके जाना ही पड़ता है ना मंदिरा। मंदिरा जी को मानो पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उनको ये जरूर पता था कि ये कुछ अच्छा नहीं होगा। उनको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज रात को वो या इस रूम से जिंदा लौट पाएगी या नहीं। उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ उस दरिंदे को इतना कहा, बस, क्यों मारना चाहती हो तुम मुझे? मैंने क्या किया है तुम्हारा? इस पर साय ने ऐसा कुछ बोला तो नहीं, पर बस हंसने लगी, बहुत जोर जोर से हंसने लगी। मंदिरा जी घबरा गई और उसी जगह उन्होंने अपना होश खो दिया। अगली सुबह जब हुई तब मंदिरा जी को होश आया और उन्होंने
देखा कि सूरज एकदम से चमक रहा है। उन्होंने फटाफट उठकर अपना सारा सामान घर से निकालने की कोशिश की, पर उन्होंने देखा कि उनका सामान तो सब बिखरा पड़ा है और उनकी वो जो सितार थी उसका तो बहुत ही बुरा हाल है। सितार का हर एक स्ट्रिंग पहले से ही टूटा था, खरोच के निशान यहाँ वहाँ तो थे ही, पर ये क्या, सितार के नीचे वाले हिस्से में तो पूरा क्रैक हो गया, जैसे कि मानो किसी ने बहुत जोर से उसको पटका हो। जब मंदिरा जी सितार को उठाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तब उन्हें ये लगा कि किसी ने दरवाजा बाहर से लगा दिया था। उन्होंने खोलो खोलो बोला, पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। उन्होंने बहुत बहुत कोशिश की कि अपने रूम से निकलकर अपना सामान सारा शिफ्ट कर दे और इस जगह से, इस दलदल से वो निकल जाए, पर उन्हें क्या पता था कि अब इस जगह से निकलना इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर चैटर्जी बाबू बुलाने की बहुत कोशिश की, मगर किसी का कुछ अता पता नहीं था। अंत में जब वो थक गई, तब वो फिर से आकर अपने बिस्तर में बैठ गई। पर तभी उन्होंने देखा कि जब वो उठी थी, घड़ी में 3:15 ही बज रहे थे और अब भी घड़ी में 3:15 ही हो रहे हैं। ये देखकर उन्हें बहुत बहुत डर लगा। उन्होंने फिर से कोशिश की कि वो निकल जाए। ये कोशिश जारी रही। उन्होंने बहुत चिल्लाने की कोशिश की, मगर उनकी आवाज तो कोई सुन ही नहीं रहा था। पूरा दिन चला गया, मगर दरवाजा किसी ने नहीं खोला। अंततः वो थक हार कर अपने ही बिस्तर में फिर से बैठ गई। अब उन्होंने सोच लिया कि जो होगा देखा जाएगा। अगर उस चुड़ैल को उन्हें आकर मारना ही है तो यही सही, लेकिन वो अब डर के भागेगी नहीं। जब उन्होंने ये कहा ही था कि खिड़की दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे, मानो बहुत तेज आंधी चल रही हो बाहर। मगर जब वो उस घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी फिर से, तब दरवाजा फिर से बहुत जोर से लग गया और उसकी आवाज से मंदिरा जी के कान दुखने लगे। उन्होंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, अब ऐसे काम नहीं बन सकता। वो जोर जोर से हनुमान चालीसा फिर से पढ़ना चालू कर रही थी। वो जब हनुमान चालीसा पढ़ ही रही थी कि मानो कमरे के अंदर जितने भी सामान हैं सब इधर से उधर उड़ रहे थे, जैसे मानो कोई उन सामान को उठाकर यहाँ वहाँ पटक रहा था। उनको पहले बहुत डर लगा, लेकिन उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ा नहीं। पढ़ते पढ़ते जब उन्होंने आंख बंद कर दी और थोड़ी ही देर बाद उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। जब सब कुछ शांत हो गया, मंदिरा जी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि अब भी घड़ी में 3:15 ही हो रहे थे और दरवाजा उनके सामने खुला था। वो दौड़ कर अपने सितार और जितना भी सामान है सब कुछ लेकर वहां से निकल पड़ी। जब वो घर से बाहर निकली, तब फिर से घर के जितने भी खिड़की और दरवाजे थे जोर जोर से खुलना बंद होना चालू कर दिया। जब उन्होंने मुड़कर थोड़ा वक्त देखा, तब उन्होंने देखा कि वही चुड़ैल लंबे लंबे बाल खोलकर काले कपड़ों में उसकी वो लाल एक जोड़ी आंखें मंदिरा जी को टक टक कर देख रही थी। मंदिरा जी को आज भी वो घटना याद है और उन्होंने वापस उस कमरे में कभी जाने का नहीं सोचा।
जब वो कॉलेज के 3rd ईयर में थी तब फिर से एक लड़की मंदिरा जी के हॉस्टल के कमरे में आई और उसने ये बताया कि वो चैटर्जी बाबू के घर में टेनेंट की तरह आई है और आज उसे भी बहुत डर लग रहा है और वो चाहती है कि वो रूम शिफ्ट कर ले क्योंकि उसके गले में भी वैसे ही नाखूनों के निशान थे जैसे कुछ साल पहले मंदिरा जी के गले में बने थे। जी हाँ दोस्तों, वो चुड़ैल अभी भी उसी घर में रह रही थी। लेकिन आखिर उस चुड़ैल के साथ हुआ क्या था, यही चीज जानने के लिए मंदिरा जी ने अब ये सोच लिया कि बहुत हो गया, अब तो कुछ करना ही होगा। ऐसे आखिर कितने लोगों की जान को खतरा होगा अगर कुछ स्टेप्स ना लिया जाए। तभी मंदिरा जी ने एक जान पहचान के लड़के के साथ बात की। वही लड़का, वही राहुल जो मंदिरा जी को पहले बहुत सताया करता था। अब राहुल मंदिरा जी का बहुत ही खास दोस्त बन चुका था और राहुल ने बोला कि उसे एक बाबा के बारे में पता है जो ये सब कुछ के बारे में थोड़े से मददगार साबित हो सकते हैं। मंदिरा जी ने देर न करते हुए बाबा के पास जब वो गई तब बाबा ने आंखें बंद कर 5 मिनट के बाद तो सब कुछ मानो बोल ही दिया। बाबा ने ये कहा कि वो चुड़ैल कोई मामूली चुड़ैल नहीं है, उसको किसी ने मारा था। और किस चीज से मारा था? उसी घर में चैटर्जी बाबू का लड़का उस चुड़ैल को मारने में पूरी उसका ही हाथ था। चैटर्जी बाबू के उस लड़के ने उस लड़की को यानी कि रूबी राय को, जो अब चुड़ैल बन चुकी है, उसके सर में सितार दे मारी थी, बहुत जोर की, और उसी के कारण रूबी राय की मौत हो गई। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? जब रूबी राय को गाने का चांस मिला था तब वो बहुत खुश थी। वो इतने दूर अपने गांव से कोलकाता आई थी, एक गरीब लड़की जिसने ये सोचा था कि गाना गाकर वो अपने घर के लिए कुछ पैसे जमा करेगी और कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी। तभी चैटर्जी बाबू का छोटा लड़का उसे पसंद करने लगा। लेकिन रूबी को वो लड़का पसंद नहीं था। ये चल ही रहा था और रूबी को पंडित जी के पास गाने का मौका भी मिल गया था। रूबी राय ने सोचा कि अब तो जिंदगी सुधर गई है, लेकिन उसे क्या पता था कि प्यार का नतीजा प्यार नहीं होता। कभी कभी प्यार के शक्ल में हवस जन्म लेता है। और हुआ भी कुछ ऐसा। चैटर्जी बाबू का छोटा लड़का जब रूबी को अपना प्यार का इजहार किया तो रूबी ने तो साफ साफ मना कर दिया और बोला कि वो यहाँ पे गाना सीखने के लिए आई है, प्यार के लिए नहीं। छोड़ दो, इस पर वो लड़का तो भड़क पड़ा मुझे छोड़ दो, और उसने मैं तो रूबी यहाँ के पे साथ गाने के लिए बहुत आई हूँ, गलत मुझे किया। छोड़ दो। खैर वो शाम तो बीत गई, पर रूबी ने उस लड़के से कहा कि वो उसकी शिकायत कर देगी। मत मारो मुझे। इन सब चीजों को दबाने के लिए चैटर्जी बाबू और चैटर्जी बाबू का 2 लड़का मानो लग पड़ा था रूबी के साथ कि वो तीनों मिलकर रूबी को खत्म कर देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब उन सब ने सोचा था कि रूबी मर गई है, तभी रूबी की कराने की आवाज सुनाई दी। तभी चैटर्जी बाबू के बड़े लड़के ने रूबी के सितार को लेकर उसके सर में बहुत जोर से मार दिया था और तभी रूबी की मौत हो गई। ये सब चीज मंदिरा जी को तब पता चली जब उन्होंने बाबा के कहने पर रूबी के आत्मा को बुलाया और बाबा ने ये भी कहा कि रूबी बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है,
उससे जूझना इतना आसान नहीं होगा। पर मंदिरा जी ने जैसे भी कर बाबा को मना के रूबी के आत्मा को बुलाकर ये सब बात उससे जानी और इतना भी वादा किया कि चैटर्जी जी और उनके दोनों लड़कों को वो छोड़ेंगी नहीं। धीरे धीरे दिन बीतता गया और अब मंदिरा जी ने फिर से ये सोचा कि वो इस घर में वापस आएंगे टेनेंट बनकर, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो वापस आई इस घर में और वो अंदर ही अंदर सारा सामान जो सबूत था उस मौत का, उस लड़की के कत्ल का जो चैटर्जी के फैमिली ने किया था, मंदिरा जी ने उन सब चीज़ों को इकट्ठा किया और वो चली गई पुलिस के पास। बाकी सब तो मंदिरा जी ने लिखा नहीं, बस इतना उन्होंने कहा कि जो हुआ अंत में अच्छा हुआ। रूबी राय की आत्मा को भी शांति मिली और मंदिरा जी वापस लौट के आ गई भुवनेश्वर अपने घर। लेकिन इस बार उनके मन में ना कोई डर था और ना कोई अशांति। उनके मन में थी तो बस प्यार और बहुत सारा आदर उस लड़की के लिए जो अपने परिवार के लिए इतना दूर आई। और अंत में क्या हुआ उसके साथ? बहुत बुरा। पर अब अच्छा हुआ कि उसके मरने के बाद उसके कातिलों का बहुत सही इलाज हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको लगा कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, ये भी आप लिखिएगा। जैसा भी लगे कहानी लिखिएगा ज़रूर हमें। और हाँ, अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमें आप लिख सकते हैं www.bhootkisachikahani.com पर। BHOOT भूत KI सच्ची SACCHI सच्ची कहानी KAHAANI.com पर, या फिर आप हमें DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है भूत की सच्ची कहानी और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।